नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल जीत सार्टिक्स में स्वागत है। इस वीडियो में हम डेली करंट अफेयर्स के साथ साथ महत्वपूर्ण स्टैटिक जीके से अवगत होंगे, जो कि आगामी परीक्षाओं के लिए बेहद ही इम्पोर्टेंट होंगे। तो आइए आज की करंट अफेयर्स की सुर्खियों पर एक नज़र डालते हैं। लेबर पार्टी के कीयर स्टारमर होंगे यूके के अगले प्रधानमंत्री। मध्य प्रदेश सरकार ने सड़क समस्याओं के समाधान के लिए लोकपथ मोबाइल ऐप लॉन्च किया। संघाई सहयोग संगठन शिखर सम्मेलन में विदेश मंत्री एस जयशंकर ने भाग लिया। मध्य प्रदेश और राजस्थान सरकारों ने पार्वती काली सिंध चंबल नदी जोड़ने की परियोजना के लिए एक समझौते पर किया हस्ताक्षर। 57वें आसियान विदेश मंत्रियों की बैठक की मेजबानी करेगा लाओस। चारुलता यस्कार को आरबीआई ने नियुक्त किया कार्यकारी निदेशक। पीयूष पांडे द्वारा लिखित पुस्तक मनोज वाजपेयी द डिफिनिटिव बायोग्राफी का प्रकाशन। न्यायमूर्ति सील नागू बने पंजाब तथा हरियाणा हाईकोर्ट के मुख्य जज। न्यायमूर्ति विद्युत रंजन सारंगी बने झारखंड हाईकोर्ट के 15वें मुख्य जज। कृषि उद्यमी स्वप्ना कलिंगम को मिला 2024 का स्पाइस अवार्ड। बिहार सरकार अगले शैक्षणिक सत्र में शुरू करेगी हिंदी में एमबीबीएस पाठ्यक्रम। इग्नू में पढ़ाई जाएगी गीता, शुरू हुआ नया डिग्री कोर्स। इन सुर्खियों पर आधारित प्रश्नों को हम देखेंगे। हाल ही में यूनाइटेड किंगडम के संसदीय चुनावों में किस पार्टी की जीत हुई है? तो इसका सही आंसर है लेबर पार्टी की जीत हुई है। जो संसदीय चुनाव हुए थे उसको हाउस ऑफ कॉमन्स कहा जाता है, जिसमें कुल 650 सीटें हैं और सत्ता दल में आने के लिए यानी बहुमत में आने के लिए 326 सीटों की ज़रूरत होती है। इसमें दो पार्टियां थी, एक थी लेबर पार्टी और एक थी कंजर्वेटिव पार्टी एक थी। और जो लेबर पार्टी थी और इसके जो प्रधानमंत्री के उम्मीदवार थे उनका नाम था कीयर स्टारमर, जबकि कंजर्वेटिव जो पार्टी थी इसके ऋषि सुनक थे। जो चुनाव हुए उसमें लेबर पार्टी ने 412 सीटें प्राप्त की और ऋषि सुनक की जो कंजर्वेटिव पार्टी थी मात्र 121 सीटें ही प्राप्त कर पाई। तो इस प्रकार हार गई कंजर्वेटिव पार्टी। ऋषि सुनक प्रधानमंत्री की दौड़ से बाहर हो गए और जो अगले प्रधानमंत्री बनने वाले हैं उनका नाम है कीयर स्टारमर, जो लेबर पार्टी के ही होंगे। एक प्रश्न और पूछा जाता है कि भारत जब आज़ाद हुआ था उस समय ब्रिटेन में किस पार्टी की सरकार थी? तो याद रखिएगा उस समय लेबर पार्टी की सरकार थी और प्रधानमंत्री जो थे उनका नाम था क्लीमेंट एटली। उनका नाम था क्लीमेंट एटली, लेबर पार्टी के थे जिस समय भारत आज़ाद हुआ था। तो इस प्रकार ये संसदीय चुनाव में एक बार इसको भी देख लीजिए कि 650 सीटें थी, जिसमें से 412 प्लस सीटें जीती लेबर पार्टी ने। वहीं सत्ता दल जो पार्टी थी 121 सीटें ही प्राप्त कर पाई। 326 सीट चाहिए थी बहुमत के लिए। तो इस बार कौन बनेंगे? तो कीर स्टारमर बनेंगे, यूनाइटेड किंगडम के अगले प्रधानमंत्री बनेंगे। अच्छा, एक प्रश्न और, यूनाइटेड किंगडम में कितने देश शामिल होते हैं? तो यूनाइटेड किंगडम में 4 देश शामिल होते हैं। इंग्लैंड, स्कॉटलैंड, वेल्स और उत्तरी आयरलैंड शामिल होते हैं। ये चारों देश मिल के बनाते हैं यूनाइटेड किंगडम। एक बार मैप में देखिए, ये है स्कॉटलैंड और ये इंग्लैंड है और यहाँ पे वेल्स और ये है उत्तरी आयरलैंड है। इन चारों को मिला के यूके यानी यूनाइटेड किंगडम कहा जाता है। अगर इन तीनों को मिलाया जाए, स्कॉटलैंड, इंग्लैंड और वेल्स को, तो इसको कहा जाता है ग्रेट ब्रिटेन कहा जाता है। तो ये भी याद रखिएगा। इसमें आयरलैंड को 1801 ईस्वी में ज़बरदस्ती यूनाइटेड किंगडम में मिला लिया गया था और फिर 1922 में आयरलैंड इससे अलग हो गया अपना। तो ये भी ध्यान में रखिएगा, 1801 में मिला लिया गया था और 1922 में अलग हो गया। फिर राष्ट्रीय हरित हाइड्रोजन मिशन कब शुरू किया गया था? तो राष्ट्रीय हरित हाइड्रोजन मिशन, इसका सही आंसर है 4
जनवरी 2023 को शुरू किया गया था। राष्ट्रीय हरित हाइड्रोजन मिशन 4 जनवरी 2023 को शुरू किया गया था। भारत ने किस वर्ष तक मलबा मुक्त अंतरिक्ष मिशन लॉन्च किया है? तो ये भारत का टारगेट है 2030 तक अंतरिक्ष को मलबा मुक्त बनाने का टारगेट रखा है भारत सरकार ने 2030 तक। लोक लेखा समिति में कितने सदस्य होते हैं? तो लोक लेखा समिति में कुल 22 सदस्य होते हैं, जिनमें लोकसभा से 15 सदस्य होते हैं लोकसभा से, और राज्यसभा से होते हैं टोटल 7 सदस्य होते हैं राज्यसभा से। कुल कितने सदस्य? 22 सदस्य होते हैं, जिनमें से लोकसभा से 15 सदस्य और राज्यसभा से 7 सदस्य शामिल होते हैं। जो लोक लेखा समिति का गठन किया गया था पहली बार 1921 में किया गया था, ये भी ध्यान में रखिएगा। जब मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार था उसी के तहत किया गया था लोक लेखा समिति का गठन। एक और समिति है प्राक्कलन समिति। प्राक्कलन समिति में कितने सदस्य होते हैं? तो ये भी ध्यान में रखिएगा, प्राक्कलन समिति में 30 सदस्य होते हैं। 30 सदस्य होते हैं और सभी सदस्य लोकसभा से शामिल होते हैं। प्राक्कलन समिति में 30 सदस्य होते हैं और सभी सदस्य लोकसभा से शामिल होते हैं, और इसकी स्थापना 1950 में की गई थी प्राक्कलन समिति की। गेवरा कोयला खदान किस राज्य में स्थित है? जो गेवरा कोयला खदान है ना, ये पूरे भारत का सबसे बड़ा कोयला खदान है, सबसे बड़ा कोयला खदान है। और ये कहाँ पे स्थित है? तो छत्तीसगढ़ में स्थित है। छत्तीसगढ़ में स्थित है गेवरा कोयला खदान, छत्तीसगढ़ में स्थित है और भारत का सबसे बड़ा कोयला खदान है। भारत पूरे विश्व में, भारत के पास 5वां भंडार है कोयले का। पूरे विश्व में भंडार के रूप में अगर देखा जाए तो भारत के पास 5वां विश्व का भंडार है, जबकि भारत कोयला का उपभोक्ता, दूसरे नंबर का कोयले का उपभोक्ता है। तो ये भी याद रखिएगा, भारत उपभोक्ता के रूप में विश्व का दूसरा सबसे बड़ा देश है। जो कोयला सबसे ज़्यादा किस भारतीय राज्य में उत्पादन किया जाता है कोयले का? तो याद रखिएगा झारखंड में किया जाता है। सबसे ज़्यादा उत्पादन किस राज्य में? झारखंड में किया जाता है। उसके बाद उड़ीसा में किया जाता है, ये भी ध्यान में रखिएगा। उड़ीसा में, फिर छत्तीसगढ़ में भी किया जाता है, छत्तीसगढ़ में भी किया जाता है। जो उत्तर प्रदेश है, उत्तर प्रदेश देश का 10वां राज्य है कोयला उत्पादन में। उत्तर प्रदेश का 10वां स्थान है पूरे भारत में। जो पूरे विश्व में अगर बात करें सबसे ज़्यादा कोयला कौन देश उत्पादन करता है? तो वो है चीन, और दूसरे पे है अमेरिका। ये भी ध्यान में रखिएगा। तो पूरे विश्व में सबसे ज़्यादा कोयले का उत्पादक देश चीन है और दूसरे पे अमेरिका है। और भारत में सबसे बड़ा कौन सा राज्य है सब कोयला उत्पादक? तो वो है झारखंड है। हाल ही में नाटो के नए महासचिव कौन बने हैं? तो इसका सही आंसर है मार्क रूटे। मार्क रूटे हैं जो नाटो के महासचिव बने हैं। ये नीदरलैंड के भूतपूर्व प्रधानमंत्री हैं। नीदरलैंड के भूतपूर्व प्रधानमंत्री हैं। जो वर्तमान में नीदरलैंड के प्रधानमंत्री अभी हाल ही फिलहाल में बने हैं, उनका भी नाम याद रखिएगा। उनका नाम है डिक सूफ। उनका नाम है डिक सूफ है नीदरलैंड के प्रधानमंत्री। तो हम लोग बात कर रहे थे नाटो के महासचिव, तो ये कौन है? मार्क रूटे हैं। मार्क रूटे याद रखिएगा। नाटो की स्थापना कब की गई थी? 1949 में की गई थी। और इसका मुख्यालय कहाँ पे है? मुख्यालय इसका याद रखिएगा ब्रुसेल्स में। ब्रुसेल्स में स्थित है। इसका मुख्यालय कहाँ पे स्थित है? ब्रुसेल्स में। और ब्रुसेल्स कहाँ, किस देश में स्थित है? तो बेल्जियम में स्थित है। बेल्जियम में स्थित है। इसके सदस्य कितने हैं? नाटो के कुल 32 सदस्य हैं। 32वां जो देश बना है इसका सदस्य देश वो है स्वीडन। इसे भी याद रखिएगा। 2024 में 32वां सदस्य नाटो का कौन बना है? तो वो है स्वीडन। हाल ही में किस राज्य सरकार ने सड़क समस्याओं के समाधान के लिए लोकपथ मोबाइल ऐप लॉन्च किया है? तो इसका सही आंसर है मध्य प्रदेश सरकार ने लोकपथ मोबाइल ऐप जारी किया है। जो असम सरकार है यह गवाह संरक्षण योजना शुरू की है। गवाह संरक्षण योजना किस सरकार के द्वारा शुरू किया गया है? तो असम सरकार के द्वारा। आंध्र प्रदेश सरकार के द्वारा NTR भरोसा पेंशन शुरू किया गया है। पेंशन शुरू किया गया है किसके द्वारा? आंध्र प्रदेश सरकार के द्वारा। और महाराष्ट्र सरकार के द्वारा मुख्यमंत्री या CM मांझी लड़की
बहन योजना शुरू की गई है, तो ये भी ध्यान में रखिएगा। मध्य प्रदेश सरकार कौन सा ऐप? लोकपथ मोबाइल ऐप। असम सरकार ने गवाह संरक्षण योजना शुरू किया है, और आंध्र प्रदेश सरकार के द्वारा NTR भरोसा पेंशन स्कीम शुरू किया गया है, और महाराष्ट्र सरकार के द्वारा CM माझी लड़की बहन योजना शुरू की गई है। अभ्यास HOPEX किन दो देशों के बीच में आयोजित किया जाता है? तो इसका सही आंसर है भारतीय वायुसेना और भारतीय वायुसेना और जो मिस्र की वायुसेना थी, यानी भारत और मिस्र के बीच में आयोजित किया गया था, इन दोनों देश के बीच में। और ये कहाँ पे इस बार का हुआ था? तो ये मिस्र में ही हुआ था, ये भी ध्यान में रखिएगा। HOPEX जो अभ्यास हुआ था मिस्र में आयोजित किया गया था, और भारत और मिस्र की वायुसेना के बीच में ये अभ्यास किया जाता है। अम्बुबाची मेला भारत के किस राज्य में आयोजित किया जाता है? तो इसका सही आंसर है असम राज्य में आयोजित किया जाता है। असम राज्य में इसका आयोजन किया जाता है, और असम राज्य के गुवाहाटी में जो है कामाख्या मंदिर में इसका आयोजन किया जाता है, तो ये भी ध्यान में रखिएगा। घुघवा राष्ट्रीय जीवाश्म उद्यान किस राज्य में स्थित है? घुघवा राष्ट्रीय जीवाश्म उद्यान किस राज्य में स्थित है? तो इसका सही आंसर है मध्य प्रदेश में स्थित है, यह मध्य प्रदेश में स्थित है। घुघवा राष्ट्रीय जीवाश्म उद्यान किस राज्य में है? तो मध्य प्रदेश में स्थित है। केरल की सबसे बड़ी नदी कौन सी है? तो इसका सही आंसर है पेरियार नदी। पेरियार नदी जो है केरल की सबसे बड़ी नदी है, और यह 12मासी नदी है। 12मासी नदी है, यानी पूरे सालों भर ये बहती रहती है। और ये कहाँ से इसका उद्गम होता है? उद्गम को भी याद रखिएगा, ये शिवगिरी की पहाड़ियों से निकलती है। शिवगिरी की पहाड़ियों से ये निकलती है, और कहाँ पे गिरती है? तो ये भी याद रखिएगा, अरब सागर में जाके गिरती है। तो शिवगिरी की पहाड़ियों से निकलती है और अरब सागर में जाके गिरती है। इस पे जो पेरियार नदी पे कुछ बांध बने हैं, जैसे इडुक्की बांध है, मुल्ला पेरियार बांध इसी पे है, मुल्ला पेरियार बांध इसी पे स्थित है। विश्व का सबसे बड़ा दलहन उत्पादक, उपभोक्ता और आयातक देश कौन है? तो इसका सही आंसर है भारत। भारत पूरे विश्व का सबसे बड़ा दलहन का सबसे बड़ा उत्पादक, उपभोक्ता और आयातक देश है। जो भारत के प्रमुख राज्य हैं, सबसे ज़्यादा दलहन किस राज्य में होता है? तो वो है राजस्थान। याद रखिएगा, राजस्थान है, राजस्थान का नाम याद रखिएगा। दूसरे पे आता है मध्य प्रदेश, दूसरे पे आता है मध्य प्रदेश, तीसरे पे आता है महाराष्ट्र, और चौथे पे आता है उत्तर प्रदेश। तो भारत का कौन सा राज्य सबसे ज़्यादा दलहन का उत्पादन करता है? राजस्थान करता है, उसके बाद मध्य प्रदेश, फिर तीसरे पे महाराष्ट्र और चौथे पे उत्तर प्रदेश आता है। हालांकि भारत आयात भी करता है दालों का। सबसे ज़्यादा दाल का आयात किस देश से करता है भारत? तो ऑस्ट्रेलिया से करता है, ये भी ध्यान में रखिएगा। दाल का आयात सबसे ज़्यादा ऑस्ट्रेलिया से करता है। और निर्यात किस देश को सबसे ज़्यादा करता है, यानी भेजता किस देश को सबसे ज़्यादा है? तो दाल का निर्यात करता है सबसे ज़्यादा बांग्लादेश को। दाल की खरीदारी किससे करता है? ऑस्ट्रेलिया से सबसे ज़्यादा। और सबसे ज़्यादा किसको बेचता है? तो बांग्लादेश को बेचता है। भारत में कौन सा राज्य है दाल उत्पादन में अग्रणी? तो राजस्थान है। नीसी जनजाति भारत के किस राज्य में निवास करती है? नीसी जनजाति याद रखिएगा, इस का सही आंसर है अरुणाचल प्रदेश में। अरुणाचल प्रदेश में निवास करती है। अरुणाचल प्रदेश की एक प्रमुख जनजाति है, नीसी जनजाति है, और इसे डफला के नाम से भी जाना जाता है। इस जनजाति को क्या कहा जाता है? डफला भी कहा जाता है। ये लोग एक उत्सव मनाते हैं, कई बार पूछा गया एग्जाम में। उस उत्सव का नाम है लोंगटे उत्सव। लोंगटे उत्सव, ये जनजाति कौन सी उत्सव मनाती है? लोंगटे उत्सव मनाती है, और इसमें बहुपत्नीत्व प्रथा चलती है। बहुपत्नीत्व का मतलब होता है कि एक व्यक्ति एक से अधिक महिलाओं से शादी कर सकता है। इस जनजाति में ये व्यवस्था है। जो अभी नीसी जनजाति की एक महिला थी, उनका नाम था कबक यानो। ये हाल ही में एवरेस्ट को फतह किया है इन्होंने। तो नीसी जनजाति की पहली महिला है जो कबक यानो हैं, जो एवरेस्ट पे चढ़ने वाली प्रथम महिला हैं नीसी जनजाति की। क्या नाम है उनका? कबक यानो नाम है। जो अरुणाचल प्रदेश की अन्य जनजातियां हैं, जैसे आपातानी, इसको भी याद रखिएगा, कई बार पूछा गया है आपातानी। उसके बाद गालो भी याद रखिएगा,
आदि को भी याद रखिएगा, तो ये यहाँ की प्रमुख जनजातियाँ आपातानी, गालो आदि। शंघाई सहयोग संगठन शिखर सम्मेलन 2024 किस देश में आयोजित किया गया? तो जो शंघाई सहयोग शिखर सम्मेलन था वो कहाँ पे? इसका सही आंसर क्या है? कजाकिस्तान में आयोजन इसका किया गया, कजाकिस्तान की राजधानी अस्ताना में। ये भी याद रखिए, कजाकिस्तान की राजधानी अस्ताना में इसका आयोजन किया गया था। यह 24वां शिखर सम्मेलन था, ये भी ध्यान में रखिएगा। जो आयोजन हुआ अस्ताना में 24वां शिखर सम्मेलन था और ये कजाकिस्तान की राजधानी अस्ताना में इसका आयोजन किया गया और इसमें भारत की तरफ से विदेश मंत्री एस जयशंकर इसमें भाग लिए थे। इसमें बेलारूस जो है ना एससीओ का 10वां पूर्ण सदस्य बन गया और किंगदाओ, याद रखिएगा ये इंपॉर्टेंट है, किंगदाओ जो चीन का एक शहर है 2024-25 के लिए एससीओ की पर्यटन और सांस्कृतिक राजधानी इसको घोषित किया गया। तो किंगदाओ को एससीओ की पर्यटन और सांस्कृतिक राजधानी घोषित किया गया है। कब, किस वर्ष के लिए? 2024-25 के लिए। जो 25वां एससीओ की परिषद की राष्ट्राध्यक्षों की जो बैठक होगी वो कहाँ पे आयोजित की जाएगी? चीन में आयोजित की जाएगी। एससीओ शंघाई सहयोग संगठन इसका फुल फॉर्म है और इसकी स्थापना हुई थी 15 जून 2001 को इसकी स्थापना हुई थी और कहाँ पे? शंघाई, चीन में इसकी स्थापना की हुई थी। यह दुनिया का सबसे बड़ा क्षेत्रीय संगठन है। किस मामले में? क्षेत्रफल और जनसंख्या के मामले में दुनिया का सबसे बड़ा क्षेत्रीय संगठन है। इसके जो संस्थापक सदस्य हैं ना वो कुल 6 देश थे। वो 6 देश कौन थे? तो कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, ताजिकिस्तान, उज्बेकिस्तान, चीन और रूस। इनकी राजधानियाँ भी याद रखिएगा। कजाकिस्तान की राजधानी अस्ताना है, किर्गिस्तान बिश्केक है, ताजिकिस्तान की दुशांबे, उज्बेकिस्तान की ताशकंद, चीन की है बीजिंग और रूस की है मॉस्को। और यहाँ की मुद्रा जो है, कजाकिस्तान की मुद्रा टेंगे है, किर्गिस्तान की सोम है, ताजिकिस्तान की सोमोनी है और उज्बेकिस्तानी की सोम या तीन भी बोलते हैं इसको, और चीन की युआन है, रेनमिंबी है और रूस की रूबल है। इन मुद्रा को भी याद रखिएगा। जो वर्तमान में सदस्य हैं ना, तो वर्तमान में कुल कितने सदस्य हो गए? 10 सदस्य हो गए। जो 10वां अभी हाल ही में बना है, इसी बार की मीटिंग में बना है, वो कौन है? बेलारूस है, जो 2024 में बना, इसी बार बना है। तो बेलारूस अंतिम सदस्य है, 10वां सदस्य है। भारत और पाकिस्तान को इसमें 2017 में शामिल किया गया था, जबकि ईरान को इसमें 2023 में शामिल किया गया था। इसमें 2 पर्यवेक्षक देश भी हैं, एक अफगानिस्तान है और एक मंगोलिया, पर्यवेक्षक के रूप में इसमें शामिल हैं। बेलारूस भी इससे पहले पर्यवेक्षक देश के रूप में था। जो एससीओ का सचिवालय है वो बीजिंग में है और एससीओ की जो आधिकारिक भाषा है वो चीनी है और रूसी है। जो इसकी 22वीं बैठक हुई थी 2022-23 में समरकंद उज्बेकिस्तान में आयोजित किया गया था, उसमें वाराणसी को पहली बार एससीओ का पर्यटन और सांस्कृतिक राजधानी घोषित किया गया था। ये भी बात याद रखिएगा। जंपिंग जींस की खोज किसने की थी? जंपिंग जींस की खोज किसने की थी? तो याद रखिएगा, बारबरा मैकलिंटॉफ है इनका नाम। मैकलिंटॉफ ने जंपिंग जींस की खोज की थी और इसके लिए इनको नोबेल पुरस्कार भी दिया गया था। तो जंपिंग जीन की खोज किसने की? बारबरा मैकलिंटॉफ। ये जंपिंग जींस जो होते हैं एक स्थान से दूसरे स्थान पे जा सकते हैं, इसीलिए इनको जंपिंग जींस कहा जाता है। मैगलन मिशन किस ग्रह के अन्वेषण के लिए लॉन्च किया गया है? तो इसका सही आंसर है शुक्र ग्रह के लिए, शुक्र ग्रह के अन्वेषण के लिए इसको लॉन्च किया गया। अभी एक जूनो प्रोब है, ये किस ग्रह के लिए है? तो ये भी याद रखिएगा, बृहस्पति के लिए है, बृहस्पति के लिए जूनो प्रोब है। हाल ही में किन 2 राज्य सरकारों ने पार्वती काली सिंध चंबल नदी जोड़ने की परियोजना के लिए समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? तो इसका सही आंसर है मध्य प्रदेश, राजस्थान सरकारों ने ये इस समझौते पे हस्ताक्षर किया है। पार्वती नदी जो है चंबल की सहायक नदी है और यह मध्य प्रदेश के विंध्याचल पर्वतमाला से निकलती है, जबकि काली सिंध भी चंबल की ही सहायक नदी है और ये भी मध्य प्रदेश के देवास जिले के बागली गांव से निकलती है। जो चंबल नदी है ये विंध्य पर्वत के सिगार चौरी चोटी से निकलती है और इसकी सहायक नदियाँ बनास है, काली सिंध और पार्वती हैं। और जो चंबल नदी पे बांध बने हैं, गांधी सागर बांध है, राणा प्रताप सागर बांध, जवाहर सागर बांध, कोटा बैराज चंबल नदी पर ही स्थित हैं।
जो विभिन्न राज्यों के बीच में नदी विवाद हैं उससे भी कई बार प्रश्न पूछे गए हैं, तो उसको भी एक बार देख लेते हैं हम लोग। जो कृष्णा नदी जल विवाद है, 3 राज्यों के बीच में विवाद है। कौन कौन से? महाराष्ट्र, कर्नाटक और आंध्र प्रदेश के बीच में इसका विवाद है। जबकि गोदावरी जल विवाद है 5 राज्यों के बीच में है। मध्य प्रदेश है, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र और ओडिशा के बीच में है। नर्मदा जल विवाद है 4 राज्यों के बीच में, राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र के बीच में है। रावी और ब्यास जल विवाद है 3 राज्यों के बीच में, पंजाब, हरियाणा, राजस्थान के बीच में है। और कावेरी जल विवाद है कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु और पुडुचेरी के बीच में। जबकि वंशधारा जल विवाद उड़ीसा और आंध्र प्रदेश के बीच में है। और महानदी जल विवाद उड़ीसा और छत्तीसगढ़ के बीच में है। 97वें आसियान विदेश मंत्रियों की बैठक की मेज़बानी कौन देश करेगा? तो इसका सही आंसर है लाओस। ये 97वां जो आसियान विदेश मंत्रियों की बैठक होगी, लाओस की राजधानी वियंतियाने में होगी। आसियान इसका फुल फॉर्म होता है एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशंस, एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन। इसकी स्थापना 8 अगस्त 1967 को की गई थी और इसका जो मुख्यालय है जकार्ता, इंडोनेशिया में स्थित है। और इसका जो मोटो है, एक दृष्टि, एक पहचान और एक समुदाय। इसके कुल 11 सदस्य हैं। जो हाल ही में अभी जो सदस्य बना है उसका नाम है तिमोर लेस्टे। तिमोर लेस्टे इसका सदस्य, इसको भी याद रखिएगा, 11वां सदस्य बना है। और जो इसके सदस्य देश कौन कौन से हैं? लाओस, इसकी राजधानी है वियंतियाने। कंबोडिया, इसकी राजधानी है नामपेन। ब्रुनोई, राजधानी है बंदर शेरी बेगाउन। और वियतनाम, राजधानी इसकी है हनोई। मलेशिया और इसकी राजधानी है कुआलालंपुर। और फिलीपींस, इसकी राजधानी है मनीला। थाईलैंड, इसकी राजधानी बैंकॉक है। और म्यांमार की राजधानी नायपीदाव है। जबकि सिंगापुर की राजधानी सिंगापुर ही है। और इंडोनेशिया की राजधानी है नुसंतारा, याद रखिएगा नुसंतारा है। और तिमोर लेस्टे की राजधानी है डीली, ये डीली है। और तिमोर लेस्टे ही है जो 11वां सदस्य बना है आसियान का। हाल ही में भारतीय रिजर्व बैंक ने किसे अपना कार्यकारी निदेशक नियुक्त किया है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, चारुलता एस्कार को अपना कार्यकारी निदेशक नियुक्त किया है आरबीआई ने। CS सेठी हैं SBI के चेयरमैन हैं। CS सेठी SBI के चेयरमैन हैं। जबकि रवि अग्रवाल जो हैं CBDT के अध्यक्ष हैं। और सुजाता सोनिक महाराष्ट्र की ये पहली महिला मुख्य सचिव हैं। महाराष्ट्र की पहली महिला मुख्य सचिव कौन है? तो इनका नाम है सुजाता सोनिक। जो RBI है, RBI की स्थापना हुई थी अप्रैल में 1935 में। अप्रैल 1935 में RBI का गठन हुआ था और इसका मुख्यालय मुंबई में है। इसके जो प्रथम गवर्नर थे आसबॉर्न स्मिथ उनका नाम है। और वर्तमान में जो गवर्नर हैं शक्तिकांत दास उनका नाम है। और इसका कार्य होता है मौद्रिक नीति बनाना, देश में मुद्रा आपूर्ति और ऋण को नियंत्रित करना। ये सरकार का बैंकर है और बैंकों का भी बैंकर है। RBI का लेखा वर्ष होता है अप्रैल से मार्च तक। पुस्तक मनोज वाजपेयी द डिफिनिटिव बायोग्राफी के लेखक कौन है? तो इसका सही आंसर है पीयूष पांडे, ऑप्शन बी सही आंसर है। हाल ही में किस भूतपूर्व उपराष्ट्रपति के जीवन पर आधारित 3 पुस्तकों का विमोचन प्रधानमंत्री द्वारा किया गया? तो इसका सही आंसर है M वेंकैया नायडू। वेंकैया नायडू, इनके जीवन पे 3 पुस्तकों का विमोचन किया गया। ये 13वें उपराष्ट्रपति थे और इनके जीवन पे 3 पुस्तकों का विमोचन किया गया है। पहली पुस्तक है लाइफ इन सर्विस। लाइफ इन सर्विस, ये इनकी जीवनी है। दूसरी है सेलिब्रेटिंग इंडिया या सेलिब्रेटिंग भारत है, सेलिब्रेटिंग भारत। और तीसरी जो पुस्तक है महानेता। महानेता, जो लाइफ इन सर्विस है इनकी जीवनी है। जबकि सेलिब्रेटिंग भारत एक फ़ोटो बुक है और महानेता जो है सचित्र एक किताब है। तो जो लाइफ इन सर्विस है इसके लेखक हैं S नागेश, इनको भी याद रखिएगा, S नागेश ने लिखा है। जबकि सेलिब्रेटिंग भारत को IB सुब्बा राव ने लिखा है, सुब्बा राव ने लिखा है। और महानेता को संजय किशोर के द्वारा लिखा गया है, संजय किशोर के द्वारा लिखा गया है। हाल ही में किस देश के वैज्ञानिकों ने लकड़ी से बनी विश्व की पहली सैटेलाइट निर्मित की है? तो इसका सही आंसर है जापान के वैज्ञानिकों के द्वारा
निर्मित किया गया है, जिसका नाम है लिग्नोसेट। लिग्नोसेट इसका नाम है। अगला प्रश्न है, हाल ही में पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश किसे नियुक्त किया गया है? तो इसका सही आंसर है सिलू नागू को नियुक्त किया गया है। जो अरुण भंसाली हैं, इलाहाबाद हाई कोर्ट के ये मुख्य जज हैं, संजय अरुण भंसाली। और DY चंद्रचूड़ हैं सुप्रीम कोर्ट के, ये चीफ जस्टिस हैं सुप्रीम कोर्ट के। और विद्युत रंजन सारंगी जो हैं, ये झारखंड के ये मुख्य जज हैं। झारखंड न्यायालय के मुख्य जज कौन हैं? तो ये हैं विद्युत रंजन सारंगी। हाल ही में झारखंड के 15वें मुख्य जज कौन बने हैं? तो इसका सही आंसर कौन सा है? विद्युत रंजन सारंगी बने हैं। ये संजय कुमार मिश्रा की जगह लिए हुए हैं, तो याद रखिएगा, विद्युत रंजन सारंगी झारखंड के 15वें मुख्य जज हैं। हाल ही में राष्ट्रीय हरित अधिकरण NGT ने कर्नाटक सरकार को शरावती नदी में अवैध रेत खनन पर रोक लगा दी। शरावती नदी का उद्गम स्थल है, तो शरावती नदी का उद्गम स्थल कहाँ से उद्गमित होती है शरावती नदी? तो याद रखिएगा, कर्नाटक के शिमोगा जिले में एक स्थान है, अम्बू तीर्थ नाम है उसका, अम्बू तीर्थ। वहीं से ये नदी निकलती है और कहाँ पे जाके गिरती है? तो अरब सागर में गिरती है। इसी नदी पे एक जलप्रपात है जिसका नाम है जोग जलप्रपात स्थित है इसी नदी पे, या इसको कहते हैं जोग गरसप्पा जलप्रपात किस नदी पे है? शरावती नदी पे बना है। यह भारत का दूसरा सबसे ऊंचा जलप्रपात है। भारत का पहला जो सबसे ऊंचा जलप्रपात है कुंचिकल है, ये भी कर्नाटक में ही स्थित है और यह बराही नदी पे स्थित है। याद रखिएगा, बराही नदी पे स्थित है कुंचिकल, भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात है। हाल ही में भारतीय वायुसेना ने रेड फ्लैग अभ्यास 2024 में भाग लिया। यह कहाँ आयोजित किया गया था? तो इसका सही आंसर है अलास्का में इसका आयोजन किया गया था। अलास्का कहाँ पे है? तो अमेरिका में स्थित है, USA में स्थित है। भारत सबसे ज़्यादा प्रत्यक्ष विदेशी निवेश किस देश से प्राप्त करता है? तो इसका सही आंसर है सिंगापुर से। सबसे ज़्यादा प्रत्यक्ष FDI कहाँ से? सिंगापुर से प्राप्त करता है, फिर है मॉरिशस से प्राप्त करता है और उसके बाद अमेरिका से प्राप्त करता है। तो इसका आंसर याद रखिएगा, सिंगापुर। हाल ही में स्पाइस अवार्ड 2024 किसे प्रदान किया गया है? तो इसका सही आंसर है स्वप्ना कलिंगल को। ऑप्शन ए सही है, स्वप्ना कलिंगल को स्पाइस अवार्ड 2024 से सम्मानित किया गया है। जो सिद्धार्थ मोहंती हैं, LIC के ये अध्यक्ष भी हैं और प्रबंध निदेशक हैं, इसको भी ध्यान में रखिएगा। और चारुलता एस्कार हैं जो RBI अभी इनको कार्यकारी निदेशक नियुक्त की है। हाल ही में किस राज्य सरकार ने MBBS पाठ्यक्रम को हिंदी में पढ़ाने का निर्णय लिया है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, बिहार सरकार के द्वारा यह निर्णय लिया गया है। हाल ही में किस भारतीय शैक्षणिक संस्थान ने भगवद गीता को अपने पाठ्यक्रम में शामिल किया है? तो इसका सही आंसर है IGNOU के द्वारा भगवद गीता को पाठ्यक्रम में शामिल किया गया है। तो ऑप्शन सी सही आंसर है। तो इस वीडियो में बस इतना ही।